हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है फिनेंस टर्मिनोलॉजी। इस वीडियो में हमने अल्फाबेट ए से स्टार्ट होने वाले सारे टर्म्स को इंक्लूड किया है। पर अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इस टॉपिक को समझने के बाद फिनेंस टर्मिनोलॉजी समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें समझना है कि मार्केट क्या होता है। देखो, मार्केट वो जगह होती है जहां पे दो पार्टीज यानी कि बायर एंड सेलर आपस में मिलकर ट्रांजैक्शन करते हैं और एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको फ्रूट्स चाहिए तो आप जाते हो फ्रूट मार्केट में। फ्रूट्स परचेज करके बायर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है और वहीं सेलर को एज अ रिटर्न प्राइस मिल जाता है। अब हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक नॉर्मल मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की खरीदी बेची होती है, वहीं फाइनेंशियल मार्केट में पैसों का लेन देन होता है, फाइनेंस की खरीदी बेची होती है। फाइनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए एंड इवन खत्म करने के लिए। बिना फाइनेंस के बिजनेस चल ही नहीं सकता। इसीलिए फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस भी कहा गया है। अपनी इस फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। अब फाइनेंशियल मार्केट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू होते हैं। मनी मार्केट में जो पैसा हम बोरो करते हैं उसे हमें एक साल के अंदर अंदर लौटाना पड़ता है, क्योंकि इसका मेच्योरिटी डेट 1 ईयर के अंदर ही आ जाती है, इसीलिए हम इसे शॉर्ट टर्म मार्केट भी कहते हैं। इंडिया में शॉर्ट टर्म मनी मार्केट को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी का नाम है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसके अपोजिट कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो एक लॉन्ग टर्म मार्केट है। कैपिटल मार्केट में जो पैसा हम बोरो करते हैं उसे हम एक साल के अंदर अंदर नहीं लौटाते। इंडिया में कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी का नाम है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं स्टॉक यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स एंड इसके अलावा भी कई और इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू होते हैं। कैपिटल मार्केट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। तो अब हम समझते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स क्या होते हैं। देखो, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे नए शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, इसीलिए हम लोग प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली बोरोइंग कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में होता है। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक में बांटती है तो इसे हम कहते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पब्लिक ऑफर निकालती है तो वो एक डॉक्यूमेंट जिसका कि नाम प्रोस्पेक्टस होता है उसे इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपने बारे में सभी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मेंशन करती है। जब पब्लिक इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ती है तो जिस भी इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से उन्हें फायदा होगा तो वो इस कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। जब उन्हें शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं और शेयर होल्डर्स को मिल जाती है कंपनी में हिस्सेदारी। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में हुआ है तो इन्वेस्टर ने जो शेयर खरीदते वक्त पैसे दिए थे वो डायरेक्टली कंपनी के पास जाते हैं और इससे कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स पूरी होती हैं। प्राइमरी मार्केट में जिस प्राइस पे शेयर्स इशू होते हैं वो कंपनी खुद डिसाइड करती है। इसके अपोजिट होता है सेकेंडरी मार्केट। देखो, प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर शेयर्स परचेज तो कर सकता है लेकिन बेच नहीं सकता। अगर इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेचने हैं तो उन्हें जाना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे इन्वेस्टर्स बायर्स और सेलर्स की तरह आपस में ही शेयर्स की खरीदी बेची करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जिन प्राइस पे शेयर्स बिकता है या खरीदा जाता है वो प्राइस कंपनी नहीं डिसाइड करती, बल्कि ये प्राइस शेयर्स की डिमांड और सप्लाई के बेस पे डिसाइड होता है।
तो जिस भी कंपनी के डिमांड बहुत ज्यादा है शेयर्स की, उनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और जिस भी कंपनी के शेयर्स की डिमांड अच्छी नहीं है, कम है, उनके प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है या जरिया है जो बायर्स और सेलर्स को मिलाता है। हमारे देश में दो जो बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, उनके नाम है बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या और एनएससी जिसका की नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था और ये हमारे देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आज के टाइम पे लगभग 5500 कंपनीज बीएससी पे लिस्टेड है। इसके अपोजिट एनएससी 1992 में बना था और आज के टाइम पे लगभग 1600 कंपनीज एनएससी पर लिस्टेड है। अब जब मैं ये बार बार वर्ड ले रही हूं लिस्टेड, तो लिस्टेड का मतलब क्या? देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी भी कंपनीज के शेयर्स की खरीदी बेची करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन आप स्टॉक एक्सचेंज पे सिर्फ उन्हीं कंपनीज के शेयर्स की खरीदी बेची कर सकते हो जिन कंपनीज ने अपने शेयर्स किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाए हो। लिस्ट करवाने से ही आप उन कंपनीज के शेयर्स की खरीदी बेची करवा पाओगे। अब लिस्ट करवाने के लिए किसी भी कंपनी को क्या करना पड़ता है? अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को बीएससी या एनएससी पे लिस्ट करना चाहती है तो इस कंपनी को उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट करनी पड़ेगी जिसका नाम होता है लिस्टिंग एग्रीमेंट। लिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं जिसका पालन इस लिस्टेड कंपनी को करना पड़ता है। साथ ही साथ जब हम लिस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फीस भी पे करनी पड़ती है। तो जब तक कि कोई कंपनी इन टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन करती है और जब तक कि वो टाइम पे फीस पे करती है, तब तक इस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल होंगे और कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इनकी खरीदी बेची कर पाएगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी। अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना है जो कि है स्टॉक इंडेक्स। देखो क्या होता है कि हमारे देश की डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही है कि नहीं, इसको चेक करने के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। उनमें से एक होता है स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस। अगर स्टॉक मार्केट पे जो कंपनीज लिस्टेड है उनके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि आपके देश का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिवली हो रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे देश के बड़े स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि बीएससी और एनएससी, इन पे तो लेकिन कई सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। तो अगर मुझे ये जानना है कि क्या मेरे देश का डेवलपमेंट या ग्रोथ पॉजिटिवली हो रहा है या नहीं, तो क्या मैं इतनी सारी कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करूं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर हम चेक करने के लिए गए तो ये काफी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया हुआ है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं बीएससी और एनएससी पर, इनमें से कुछ कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है और इस सैंपल कंपनीज को, ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनीज को हम कहते हैं इंडेक्स। तो बीएससी पे जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें से 30 इंपॉर्टेंट कंपनीज, 30 सबसे बड़ी बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है और उनके ग्रुप को हम कहते हैं सेंसेक्स, यानी कि सेंसेक्स बीएससी का स्टॉक इंडेक्स है। उसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें से 50 सबसे हाई परफॉर्मिंग कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है और उनके ग्रुप को हम कहते हैं निफ्टी 50, यानी कि निफ्टी 50 इज स्टॉक इंडेक्स ऑफ एनएससी। अब हम देखते हैं कि जो निफ्टी वर्ड है ये कहां से आया है। तो निफ्टी वर्ड जो है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वो है नेशनल 50। उसी तरीके से बीएससी सेंसेक्स, ये सेंसेक्स वर्ड जो है ये भी दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है जो कि है सेंसिटिव इंडेक्स। नाउ स्टॉक मार्केट को हम लोग बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। बैरोमीटर का मतलब है मेजरिंग रॉड, यानी कि आप स्टॉक इंडेक्स के परफॉर्मेंस को देख करके ये मेजर कर सकते हो कि क्या आपके देश का परफॉर्मेंस हो रहा है इंक्रीज, क्या आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं। वो आप कैसे जज करोगे? बाय लुकिंग इनटू परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक इंडेक्स। तो अगर स्टॉक इंडेक्स राइज हो रहा है इसका मतलब है देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। अगर स्टॉक इंडेक्स फॉल हो रहा है तो इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। अब स्टॉक इंडेक्स राइज कब होता है? स्टॉक इंडेक्स तब राइज होता है जब इस इंडेक्स में जो कंपनीज हैं उनमें से मेजॉरिटी कंपनी के प्राइसेस राइज हो रहे हैं।
और स्टॉक इंडेक्स फॉल तब होता है जब इंडेक्स के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से मेजॉरिटी कंपनी के प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि बुल एंड बेयर मार्केट क्या होता है। देखो, बुल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे जो कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि कंट्री का जीडीपी बढ़ते जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें जो कंपनीज हैं वो हाई प्रॉफिट्स अर्न कर सकती हैं। क्योंकि वो हाई प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, इसीलिए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होके उन कंपनीज के शेयर्स की डिमांड बढ़ा देते हैं। डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस राइज हो जाते हैं, और जहां पे कंटिन्यूसली प्राइसेस राइज हो रहे हैं ऐसे मार्केट को हम बुल मार्केट कहते हैं। इसके अपोजिट, जब हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं परफॉर्म करती, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन राइज होते जा रहा है, जीडीपी लेवल्स गिरते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होते जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में बिजनेस के लिए प्रॉफिट्स कमाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं बिजनेस, इसीलिए इन्वेस्टर्स को भी मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो इन शेयर्स की डिमांड करना बंद कर देते हैं। क्योंकि डिमांड कम हो जाती है इसीलिए प्राइसेस गिरने लग जाते हैं। तो जब कंटिन्यूसली प्राइस डाउन जा रहे हैं, ऐसे मार्केट को हम कहेंगे बेयर मार्केट। जब प्राइसेस राइज करते हैं इन बुल मार्केट, तब इन्वेस्टर्स काफी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और वो शेयर्स को खरीदना पसंद करते हैं, यानी बाय करते हैं। ऐसा वो इसीलिए करते हैं बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में प्राइसेस और राइज होंगे, तो क्यों ना अभी से हम परचेज कर लें और फिर हम इसे फ्यूचर में बेच के प्रॉफिट्स कमा लेंगे। ऐसे इन्वेस्टर्स जो ये ऑप्टिमिस्टिक सोच रखते हैं उन्हें हम लोग बुल्स कहते हैं। बेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी सोच काफी पेसिमिस्टिक या फिर नेगेटिव होती है। वो यही सोचते हैं कि प्राइसेस आज जितने हैं कल उससे भी कम होंगे, और इसीलिए अपने लॉसेस को कम करने के लिए वो आज ही अपने शेयर्स को सेल करना पसंद करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो ये सोचते हैं कि प्राइसेस गिरने वाले हैं, जो इतना पेसिमिस्टिक सोच रखते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स को हम लोग बेयर्स कहते हैं। अब हम करने वाले हैं आपके मॉड्यूल में जो डेफिनेशन दी है वो। तो आपके मॉड्यूल में जो पहली डेफिनेशन दी थी वो है एजेंट। तो हु इज एजेंट? एजेंट एक ऐसा बंदा होता है, एजेंट एक ऐसा पर्सन है जो कि इन्वेस्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदने और बेचने में हेल्प करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करना है तो आप जा सकते हैं इन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि एनएससी और बीएससी में। लेकिन अब कभी भी इन्वेस्टर्स डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स नहीं खरीदता, वो हमेशा अपॉइंट करता है किसी ना किसी ब्रोकर को या फिर एजेंट को। ये ब्रोकर्स जो होते हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इन्हें काफी ज्यादा समझ होती है ऑफ स्टॉक मार्केट। तो ये आपको जो भी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज होती हैं फॉर परचेसिंग एंड बाइंग शेयर्स, उसमें आपको मदद करते हैं। साथ ही साथ ये आपको गाइड भी कर सकते हैं कि आपको कौन से शेयर्स परचेज करने चाहिए, कब करने चाहिए, कौन से शेयर्स बेचने चाहिए और कब बेचने चाहिए। तो अगर मान लो कि कोई मिस्टर ए हैं जिनको रिलायंस के 100 शेयर्स परचेज करने हैं, तो वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से ये परचेज नहीं करेंगे। बस वो क्या करेंगे, एक बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देंगे अपने ब्रोकर के साथ, और ब्रोकर मिस्टर ए के बिहाफ पे स्टॉक एक्सचेंज से जो है शेयर्स परचेज कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपको कोई शेयर्स बेचने हैं तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर को बस सेल का ऑर्डर दे दीजिए और वो आपके बिहाफ पे आपके शेयर्स को सेल कर देगा। ये सारा ट्रांजैक्शन जो ब्रोकर करता है वो आपके नाम पे करता है, अपने क्लाइंट के नाम पे करता है। इस पूरे ट्रांजैक्शन में कभी भी ये जो एजेंट है वो अपने नाम से कुछ भी नहीं करता। इस सर्विसेज को देने के बदले ये जो एजेंट होते हैं वो आपसे कुछ ब्रोकरेज या फिर कमीशन चार्ज करते हैं। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि ये जो ब्रोकर है वो एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, एक लिंक की तरह काम कर रहा है बिटवीन इन्वेस्टर एंड स्टॉक एक्सचेंज। हमारे देश में बहुत ही अच्छे ब्रोकर्स हैं, ठीक है, जिनको आप अपॉइंट कर सकते हो अगर आप जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता, तो वो हमेशा स्टॉक ब्रोकर की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर्स इन इंडिया के लिए मैंने एक पिक्चर दिया है, आप देख लेंगे। शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, देन कार्वी, कोटक सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स हैं।
नेक्स्ट हम डेफिनेशन देख रहे हैं ऑफ एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन क्या होता है? एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज इन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई मशीन 2019 में खरीदी थी जिसका के प्राइस 5 लाख रुपीस था, और अगर 2020 में इसका प्राइस बढ़ करके 7 लाख रुपीस हो गया है, तो हम ये देख सकते हैं कि मशीन का जो प्राइस है वो एप्रिशिएट हुआ है, इंक्रीज हुआ है बाय 2 लाख। तो इसी इंक्रीज इन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है एन्युटी। सो एन्युटी इज सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल। तो एन्युटी क्या होता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि पेमेंट सीरीज में कर रहे हैं, यानी कि हम एक पेमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि मल्टीपल पेमेंट्स कर रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और ये जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं उनका अमाउंट एग्जैक्टली सेम है, और जो हम पेमेंट कर रहे हैं तो दो पेमेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी बिल्कुल सेम है। तो ऐसी पेमेंट्स को हम कहेंगे, ऐसी सीरीज ऑफ पेमेंट्स को हम कहेंगे एन्युटी। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पेमेंट्स हो रही हैं, तो पेमेंट का जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है, पेमेंट दो पेमेंट के बीच में जो टाइम गैप है वो भी बिल्कुल सेम है। ये हर पेमेंट एक साल में एक बार करी जा रही है, तो 2017 में एक, फिर 18, 19, 20 में इस तरीके से वन ईयर के गैप में जो है ये पेमेंट करी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप मंथली रेंट भरते हैं, अगर आप मंथली रेंट पे करते हैं 5000 रुपीज का, तो ये 5000 रुपीज एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आप हर मंथ पे कर रहे हैं। तो ये सीरीज ऑफ पेमेंट को भी हम यहाँ पे क्या कहेंगे? एन्युटी ही कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एन्युटी ड्यू और दूसरी होती है ऑर्डिनरी एन्युटी। देखो, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए कि आप हर महीने 5000 रुपीज का रेंट पे कर रहे हैं, तो अगर ये रेंट आप मंथ के बिगिनिंग में पे कर रहे हैं तो इस एन्युटी को हम कहेंगे एन्युटी ड्यू। यानी कि अगर आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो टाइम पीरियड के बिगिनिंग में पे कर रहे हैं तो इसे आप कहेंगे एन्युटी ड्यू। वहीं अगर आप ये मंथली रेंट मंथ के एंड में पे कर रहे हैं, यानी कि टाइम पीरियड के एंड में पे कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी। सिमिलरली, अगर आप हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो अगर ये इंश्योरेंस प्रीमियम आप साल की शुरुआत में करते हैं तो ये हो जाएगा एन्युटी ड्यू, और यही इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप साल के अंत में पे करते हैं, यानी कि जो भी हमारा टाइम पीरियड है उसके एंड में पे करते हैं, तो इसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं ऑमर्टाइज या ऑमर्टाइजेशन। देखो, क्या होता है कि कई बार कंपनीज बहुत बड़ा खर्चा करती हैं और उन्हें ये लगता है कि ये जो हमने खर्चा किया है इसका बेनिफिट हमें एक साल नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक होने वाला है। तो वो इस किए गए खर्चे को एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस की तरह ना दिखा करके आने वाले कई सालों तक थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस की तरह पीएनएल अकाउंट में दिखाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑमर्टाइजेशन। रीड कर लेते हैं क्या लिख रहे हैं। To amortize is to charge the regular portion of expenditure over the fixed period of time। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि किसी कंपनी ने कोई खर्चा किया है 1 लाख रुपीस का। हम मान लेते हैं कि कंपनी ने एक पेटेंट खरीदा है 1 लाख रुपीस का, और अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि इस पेटेंट का फायदा कंपनी को आने वाले 10 सालों तक होने वाला है, तो कंपनी इस 1 लाख रुपए के खर्चे को एक साथ पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाएगी एक्सपेंस की तरह, बल्कि वो क्या करेगी, देखो टोटल एक्सपेंस कितना किया 1 लाख, और कितने साल तक हमें बेनिफिट मिल रहा है 10 इयर्स तक, तो हर साल 10,000 करके 10 सालों तक वो पीएनएल अकाउंट में दिखाती रहेगी। इस प्रोसेस को आप कहोगे ऑमर्टाइजेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज इज simultaneous purchase and sale of identical commodities. The simultaneous purchase and sale is done in order to take the advantage of price variations in two different market. तो क्या बोल रहा है? आर्बिट्रेज एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप प्रॉफिट भी कमा लेते हो और आपको कोई रिस्क भी नहीं होता। ये एडवांटेज हमें कब मिलता है? ये एडवांटेज हमें तब मिलता है जब एक ही कमोडिटी की दो डिफरेंट मार्केट में प्राइसेस डिफरेंट चल रही हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक कमोडिटी है जैसे कि आइसक्रीम,
और इसका जो प्राइस है वो दो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट चल रहा है। तो कमोडिटी सेम है लेकिन प्राइस अलग है दो मार्केट्स में। हम देख रहे हैं कि ये एक लो प्राइस मार्केट है जहां पे प्राइस चल रहा है $1 और ये एक हाई प्राइस मार्केट है जहां पे प्राइस चल रहा है $5। तो हम क्या करेंगे, हम लो प्राइस मार्केट से $1 में ये आइसक्रीम खरीद के हाई प्राइस मार्केट में $5 में इसे सेल कर देंगे और बिना कोई रिस्क लिए हमें $4 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अगर आप एक देश से गोल्ड परचेज करके दूसरे देश में बेचते हो तो इसे भी आप क्या कहोगे, आर्बिट्रेज कहोगे। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो दुबई से गोल्ड लेके आते हैं एंड देन इंडिया में उसे सेल करते हैं, बिकॉज दुबई और इंडिया में जो गोल्ड के प्राइसेस है वो डिफरेंट है। तो जब आप प्राइस वेरिएशंस का फायदा उठाते हो तो उसे आप कहोगे आर्बिट्रेज। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एसेट। तो एसेट एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स होता है कि जिसका फायदा हमें आने वाले कई सालों तक होता है। एसेट के पीछे हम आज खर्चा करते हैं लेकिन उसका फायदा हमें फ्यूचर पीरियड्स में मिलता है। एसेट कई टाइप के होते हैं, जैसे कि करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। तो करंट एसेट कैसे एसेट होते हैं? करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिसे हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है? ऐसी सिक्योरिटीज जिसका रेडी मार्केट अवेलेबल है, जिसके बायर्स अवेलेबल है। और ये जो सिक्योरिटीज होती है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है, यानी कि आप आज इन्वेस्ट करते हो और एक साल के अंदर आप उसे बेच के उसे कैश में कन्वर्ट कर देते हो। उसी तरीके से अकाउंट्स रिसीवेबल्स यानी कि आपकी डेटर्स। तो डेटर्स भी जो उधार पे हमसे सामान लेके जाते हैं तो उसकी पेमेंट एक साल के अंदर अंदर कर देते हैं और इस तरीके से डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। सिमिलरली इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। जो भी स्टॉक कंपनी खरीदती है तो उसे एक साल के अंदर अंदर प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसे सेल भी कर देती है और एक साल के अंदर ये स्टॉक किस में कन्वर्ट हो गया, सेल की वजह से कैश में कन्वर्ट हो गया। ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं करंट एसेट्स। इसके अपोजिट होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं कि जिसको हम एक साल के अंदर अंदर कभी नहीं बेचते और अगर हमें बेचना पड़ जाता है फिक्स्ड एसेट को एक साल के अंदर ही तो इससे हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। फिक्स्ड एसेट्स कैसे एसेट्स होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, व्हीकल, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम इसे आने वाले कई सालों तक यूज करेंगे, ना कि उसे एक साल के अंदर अंदर बेच देंगे। लेकिन अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि आपने एक मशीन परचेज करी और उस मशीन में जो डिफेक्ट के कारण, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण अगर आपको वो मशीन एक साल के अंदर अंदर सेल करनी पड़ती है तो इससे आपके ऑपरेशंस रुकेंगे, आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये जो एसेट्स होते हैं दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली विदाउट इंटरफियरिंग विद द बिजनेस ऑपरेशंस। यानी कि अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को जल्दी बेचने की कोशिश की तो आपकी जो बिजनेस ऑपरेशंस है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। मशीन बेचने के कारण आपका प्रोडक्शन रुक सकता है और आपके ऑपरेशंस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इनटेंजिबल एसेट्स कैसे एसेट्स होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, यानी कि ना हम इसे देख सकते हैं ना हम इसे छू सकते हैं। जो मेजॉरिटी बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं वो इन इनटेंजिबल एसेट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में इनटेंजिबल एसेट्स को नहीं दिखाते। इनटेंजिबल एसेट्स के टाइप्स क्या हैं? पेटेंट। पेटेंट हमें कब मिलता है? जब आपने कोई इन्वेंशन किया है। तो अगर आपने कोई इन्वेंशन किया तो आप उसका पेटेंट ले सकते हैं, इससे आपको उस प्रोडक्ट को बनाने का मोनोपोली राइट मिल जाता है। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स यूजुअली हमें कोई आर्टिस्टिक चीज के लिए मिलता है, जैसे कि आपने नॉवेल लिखी या आपने कोई मूवी बनाई या आपने कोई सॉन्ग प्रोड्यूस किया, तो इसी तरीके का अगर आपने कुछ आर्टिस्टिक किया है तो आप उसके लिए कॉपीराइट ले सकते हो। कॉपीराइट लेने से उस चीज के रिप्रोडक्शन का राइट सिर्फ आपके पास है, तो आपकी परमिशन के बगैर कोई उस मूवी को कहीं कॉपी नहीं कर सकता, उस नॉवेल को कहीं छाप के बेच नहीं सकता। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क यूजुअली उन लोगों या मार्क्स को कहा जाता है जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को उनके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग दिखाती है। जैसे कि अगर आप नेस्ले के प्रोडक्ट को देखते हैं तो उनके प्रोडक्ट के ऊपर एक नेस्ट एंड उसमें कुछ बर्ड्स ऐसा लोगो दिखाई देता है।
उसी तरीके से अगर हम मैकडॉनल्ड्स के प्रोडक्ट को देखते हैं तो उनके प्रोडक्ट के ऊपर एक बिग एम येलो कलर का हमें दिखाई देता है। ये वो मार्क है जो कंपनी के प्रोडक्ट को उनके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग दिखाती है। ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं और इनको भी बेचा जा सकता है, यानी कि ये भी काफी वैल्यूएबल होते हैं किसी कंपनी के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे आस्क ऑफर प्राइस एंड उसका अपोजिट होता है यहाँ पे बिड प्राइस। तो देखो आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस क्या होता है, ये होता है द लोएस्ट प्राइस एट विच द ओनर इज विलिंग टू सेल। यानी कि जब आप किसी पर्सन से कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो अपना मिनिमम प्राइस कोट कर देता है, यानी कि ये ऐसा प्राइस है जो सेलर का लोएस्ट प्राइस है और इसके नीचे सेलर सेल करने को रेडी नहीं है। उसी तरीके से बिड प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो हाईएस्ट प्राइस होता है बायर की नजर से। तो जब भी बायर ये कहे कि ये मैक्सिमम प्राइस है और इसके ऊपर मैं ये चीज को परचेज करने के लिए रेडी नहीं हूं, तो वो जो मैक्सिमम या हाईएस्ट प्राइस बायर ने बताई है उस प्राइस को हम कहते हैं बिड प्राइस। बिड और आस्क प्राइस में डिफरेंस होता है। आस्क प्राइस जो होता है वो हमेशा बिड प्राइस से हायर ही होता है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं स्प्रेड। ये स्प्रेड सेलर के लिए प्रॉफिट मार्जिन होता है। लास्ट डेफिनेशन है आज की ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू चेक देयर एक्यूरेसी। तो जब बिजनेस बहुत सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जैसे कि बैलेंस शीट, पीएनएल, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, तब ये चेक करना जरूरी होता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट बने हैं और इनमें कोई गड़बड़ नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पालन हुआ है इन्हें बनाते वक्त। तो ये चेक कौन करेगा? ये चेक यूजुअली प्रोफेशनल्स जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर की तरह काफी प्रोफेशनली अकाउंट्स को चेक करते हैं और एक जजमेंट पास करते हैं कि वेदर दीज अकाउंट्स आर एक्यूरेट और नॉट। तो यही चेकिंग ऑफ अकाउंट्स को हम कहते हैं ऑडिट। सो थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड अगर इस वीडियो पे मुझे एडिकेट कमेंट्स एंड लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं डेफिनेटली इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगी। थैंक यू। हैव अ गुड डे।